आईएसआई दुनिया की एक ऐसी खुफिया एजेंसी है कि जिसके बारे में आज तक कोई ये नहीं जान पाया है कि आईएसआई के टोटल कितने लोग किस किस मुल्क और खित्ते में फैले हुए हैं। आईएसआई कब वजूद में आई, ये कितनी ताकतवर एजेंसी है और इसके पहले 10 साल की दिलचस्प कहानी क्या है। इसके अलावा भी आईएसआई के बारे में कई ऐसे फैक्ट्स मौजूद हैं कि जो आज तक कोई नहीं जानता। ये सब फैक्ट्स आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल बगा फैक्ट्स सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाजरीन अग्रामी, सबसे पहले हम आपको ISI के बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट्स बताएंगे, तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। नंबर 1, नाजरीन अग्रामी, अगर आप ISI के मोनोग्राम या लोगो को गौर से देखें तो आपको मालूम होगा कि मारखोर के मुंह में एक सांप है। दरअसल इस लोगो में भी एक राज छुपा है और वो ये कि मारखोर सांप खाने के बाद उसके जहर से बचने के लिए पानी नहीं पीता और सख्त प्यास बर्दाश्त करता है। सांप भारत का कौमी जानवर है जिसकी हिंदू पूजा भी करते हैं, जबकि सरकारी अलामत में पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है जो भारत के रेंगने वाले कौमी जानवर को खा रहा है। तो आप ये समझ लें कि ये लोगो दरअसल भारत पर फतह की अलामत है। नंबर 2, ISI बेहतरीन नेटवर्क की हामिल एक खुफिया एजेंसी है। इसके बारे में अवामी तौर पर कभी भी नहीं बताया गया कि इसके एजेंट्स की तादाद कितनी ज्यादा है, लेकिन माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक इस एजेंसी के पास 10,000 से जायद टॉप के एजेंट मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। नंबर 3, दुनिया का एक असूल है कि कामयाबी तो उसे माना जाता है जिसका दुश्मन भी एतराफ़ करे, और ऐसी ही कामयाबी ISI भी हासिल कर चुकी है। भारतीय खुफिया एजेंसी के साबिक चीफ दिलत ने यह एतराफ़ किया था कि दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी ISI है। नंबर 4, पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क भारत की फिल्म इंडस्ट्री में ISI के किरदार को लेकर कई फिल्में बनाई जा चुकी हैं। आपने भारतीय फिल्म एक था टाइगर भी जरूर देख रखी होगी। इसमें एक अदाकार ISI का किरदार बखूबी निभाता है। पाकिस्तान में भी ऐसी कई फिल्में बन चुकी हैं। इन फिल्मों को देखें तो अंदाजा होता है कि कैसे कम तरीन वसाइल होने के बावजूद भी ISI अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब रहती है। नंबर 5, ISI के एजेंट्स की सबसे खास बात ये होती है कि वो डबल एजेंट नहीं बनते। ये एजेंट अपने मुल्क के लिए काम करते हैं और फिर आखिरी सांस तक इसको कभी भी धोखा नहीं देते। ISI का एजेंट अगर कराची जाकर भेस बदल कर रहता है तो वो कराची जाने के बाद राह के साथ नहीं मिल जाता, बल्कि भारत में जाकर भी ISI का ही एजेंट रहता और खिदमत सर अंजाम देता रहता है। नंबर 6, पाकिस्तान में जिस तरह कलभूषण पकड़ा गया या रेमंड डेविस गिरफ्तार हुआ, तो आज तक ISI का एक भी एजेंट अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पकड़ा गया, और ना ही कभी ऐसा हुआ कि ISI का एजेंट पकड़ा जाए और दूसरे मुल्क की एजेंसी के लिए काम करने लग जाए। जबकि दूसरी जानिब ISI ने बहुत से भारतीय खुफिया एजेंसी के सीक्रेट एजेंट्स को डबल एजेंट बनाकर इस्तेमाल किया, यानी वे खाते तो भारत का थे लेकिन काम पाकिस्तान के लिए करते थे। यही वजह है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अपने एजेंट्स को पाकिस्तान भेजने और जासूसी के लिए एजेंट्स को यहां काम पर लगाने से अक्सर घबराती नजर आती है। नंबर 7, खुदकुशी के रेट के साथ ISI के एजेंट दुनिया के बेहतरीन एजेंट माने जाते हैं। आप ISI की सारी तारीख उठाकर देख लीजिए, आपको इनमें खुदकुशी का रुझान कभी भी नहीं मिलेगा। ना ही ऐसा केस सामने आएगा कि जिसमें एजेंट या ऑफिसर ने खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी का खात्मा किया हो। जबकि दूसरी जानिब भारत और दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों में ये रुझान बहुत ज्यादा हद तक पाया जाता है, जिसकी वजह ये है कि ये लोग जुल्म बहुत करते हैं और अपने एजेंट्स को गैर इंसानी और गैर फितरी काम करने पर भी मजबूर करते नजर आते हैं। मगर फिर ISI का एक भी एजेंट खुदकुशी करता नजर नहीं आता, क्योंकि ये लोग अपनी जिंदगी का सौदा जन्नत के बदले कर चुके होते हैं और दिन रात अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा रहते हैं। 12 मई 2011 को बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने ISI के बारे में एक रिपोर्ट शाया की, जिसके मुताबिक ISI की बुनियाद एक ऑस्ट्रेलवी बाशिंदे ने डाली थी। इस रिपोर्ट में एजेंसी की तारीख और किरदार पर भी बात की गई। मसलन जैसे ही पाकिस्तान भारत के साथ 1948 की लड़ाई से बाहर आया तो बरतानवी फौज से आर्जी तबादले पर आए मेजर जनरल आर को थ्रोन ने महसूस किया कि ना तजर्बाकार पाकिस्तानी फौज को एक मुनासिब
इंटेलिजेंस इदारे की सख्त जरूरत है। इब्तदा के 10 साल ISI के लिए कुछ खास अच्छे नहीं रहे और एजेंसी 1965 लड़ाई में बुरी तरह नाकाम रही। इसके अलावा 1971 में मशरकी पाकिस्तान में जारी शोरिश को पहचानने में भी नाकाम रही थी, जिसके नतीजे में बांग्लादेश वजूद में आया। लेकिन फिर हालात दिसंबर 1979 में तब्दील हुए जब अफगानिस्तान में श्वेत टैंकों ने पहुंचना शुरू कर दिया। एक दहाई तक चलने वाली इस लड़ाई में अमेरिका ने ISI की माली मदद की और अफगान और अरब इसमें खूब लड़ते रहे। लेकिन इस लड़ाई की असल बसात पाकिस्तान के कबायली इलाकों में ISI ने बिछा रखी थी और यहीं से इस एजेंसी की किस्मत बदलना शुरू हुई। तब एजेंसी ने अफगानिस्तान की सरहद पर खुफिया ट्रेनिंग कैंप बना रखे थे, जिनमें 80,000 से ज्यादा एजेंट्स को ट्रेनिंग दी गई। ISI असलहे की पाइपलाइन को कंट्रोल करती थी, जिसकी माली इमदाद अमेरिका की CIA और सऊदी इंटेलिजेंस करती थी। इस पाइपलाइन के जरिए कराची से खैबर पास तक असलहा पहुंचाया जाता था और यहीं से एजेंसी ताकतवर और दौलतमंद तरीन होती गई। 1989 में अफगानिस्तान से रूसियों के इनखला के बाद CIA ने पाकिस्तान को तकरीबन खैराबाद कह दिया, लेकिन ISI में इस्लामी लड़ाई का जज्बा बाकी रहा। ISI के पाकिस्तानी अफसरान में इस नजरिए ने इस खुफिया एजेंसी की शक्ल ही तब्दील कर दी और ISI ने पूरे एशिया यानी बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, बर्मा और भारत में इस्लामी ग्रुपों की हमायत शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 1993 में अमेरिका ने पाकिस्तान को इन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल कर दिया जिन पे अमन खराब करने का शुबा था। अखबार के मुताबिक एजेंसी की इस बदलती शक्ल को दुरुस्त करने के लिए एक सेकुलर जहन के अफसर जावेद अशरफ काजी को एजेंसी का सरबरा तैनात किया गया। उनसे पहले सबक दोष होने वाले ISI के सरबरा जावेद नासिर थे, जो प्ले बॉय से एक कट्टर मुल्ला में तब्दील हो चुके थे। उन्होंने इस्लामी दाढ़ी रख ली थी और औरतों से हाथ मिलाने से इनकार करते थे, जबकि साथ ही आए रोज वो तबलीगी इज्तिमात में शरीक होते। जावेद अशरफ काजी का कहना था कि मैंने वहां जो देखा वो चौंका देने वाला था। वो कहते हैं कि उस वक्त ISI के सीनियर अफसर यूनिफॉर्म के बजाय शलवार कमीज में मुलव्विस होते और उनके मातहत कई घंटों तक मस्जिद में चिल्ले काटते थे। इसके अलावा ISI ने बैंकॉक में एक होटल खरीदा था, जिसका मकसद हथियारों के कारोबार में मदद फराहम करना था। काजी ने एजेंसी से इंतहा पसंदों का सफाया शुरू किया, बैंकॉक का होटल फरोख्त किया और अपने मातहतों से बाकायदा यूनिफॉर्म पहनने को कहा। लेकिन फिर भी ISI का इस्लामी लड़ाई का काम जारी रहा। 90 की दहाई में ISI ने अफगानिस्तान में लड़ने वाले अफगानों की हमायत शुरू कर दी और मरकजी रहनुमा को मशवरे देने के लिए कर्नल इमाम कहलाने वाले एक एहलकार को अफगानिस्तान भेजा गया। ये वही कर्नल इमाम थे कि जिन्होंने 80 की दहाई में ISI की हमायत से बहुत से अहम लोगों को ट्रेनिंग दी थी। अब गुज़िश्ता एक दहाई में ISI इस्लामी लड़ाई को तर्क करने का प्रोपेगेंडा करती नजर आती है। 2001 में जब अमेरिकी अफगानिस्तान पहुंचे तो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने अफगानियों से नजरें फेर लीं और उसके बाद जनवरी में उन्होंने लड़ाका ग्रुपों के खात्मे का अज़्म का इजहार कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मगर फिर ISI इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि उसने तमाम चैलेंजेस का न सिर्फ बखूबी मुकाबला किया, उनको खत्म किया, बल्कि आज ISI दुनिया भर के अंदर अपने काम और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने में कामयाब हो चुकी है। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला ISI के तमाम एजेंट्स को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इनके हर मिशन के अंदर इन्हें भरपूर कामयाबी से हमकनार करे। अगर आप भी ISI के गुमनाम हीरोज और एजेंट्स के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिखकर पाकिस्तान और ISI से मोहब्बत का सबूत दीजिएगा।